नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान और मेरी स्क्रीन पर मेरे बराबर जो चेहरा दिख रहा है, पिछले एक महीने में लगभग आप राजस्थान की सबसे जो हॉट सीटों में शामिल है, शायद सब सीटों पर आप घूम चुके हैं। मेरे साथ अशोक शेरा है, जिन्होंने पिछले एक महीने में बाड़मेर से लेकर के जोधपुर, चूरू हो या नागौर हो, तमाम सीटों पर घूमे। और ऐसे में जब आज फर्स्ट फेज की राजस्थान में 12 सीटों पर वोटिंग हो रही है और सेकंड फेज के अब महज 5 दिनों का चुनावी कैंपेन बाकी बचा है, तो इस समय में हमें लगा कि राजस्थान की किन सीटों की हालात क्या है, बाड़मेर से लेकर के जोधपुर, चूरू से लेकर नागौर, सीकर और बाड़मेर से सटी जालौर सीट, जहां से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, किन सीटों की हालात क्या है, इसको लेकर के चर्चा करेंगे। अशोक शेरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हिंगलाज दान जी। क्या माहौल है ओवरऑल अगर माहौल राजस्थान का जोरदार है। देखा जाए तो? निश्चित तौर पर आप ठीक कह रहे हैं कि माहौल क्या है। आजकल हर कोई व्यक्ति यही पूछ रहा है, जो कोई मिल रहे हैं, जहां कहीं गली चौराहे नुक्कड़ पर जब चर्चाएं होती है, तब पहला सवाल जो अपने दोस्त के साथ जिनसे मिल रहा है उनका ये होता है कि क्या माहौल है, किसका माहौल है। तो ये सवाल आम सा हो गया है इन दिनों में। माहौल की अगर बात करें अपन राजस्थान की, तो राजस्थान में आज जो है 12 लोकसभा क्षेत्रों पर चुनाव प्रथम चरण के हो रहे हैं और सेकंड जो है वो 26 अप्रैल को, जैसा कि हम सब जानते हैं कि होंगे। तो जो शेष 26 बचे हैं लोकसभा क्षेत्र, वहां पर 13 जो बचे हैं जहां 26 को चुनाव होने, वहां पर तमाम नेता, तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पूरी मेहनत कर रहे हैं। और अब ये भी कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट फेज के इलेक्शन होने के बाद वहां के जो नेता हैं इन 13 जगहों पर आ जाएंगे, क्योंकि इतने दिन तक तो वो अपने क्षेत्र में काम कर रहे थे, लेकिन अब वो आज इलेक्शन के बाद फ्री हो जाएंगे अपने क्षेत्र से, अपने कैंपेनिंग से, तो वहाँ अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के वहाँ कैंपेनिंग करेंगे। शुरुआत अगर अपन राजस्थान के सबसे हॉट सीटों की करें तो चूरू निसंदेह हॉट सीट वहां है। नागौर की भी कुछ गिनती ऐसी है, उसके बाद बाड़मेर की काफी चर्चाएं हैं और जोधपुर को लेकर भी काफी चर्चाएं थी कि जोधपुर में जो है वो काफी मुकाबला जो है वो टक्कर का होगा, लेकिन स्थितियां धीरे धीरे वहां बदल रही है। तमाम जगहों पर भी स्थितियां जो है वो बदलाव की ओर अग्रसर है। अब देखने वाली बात होगी कि जहां पर कमजोर सीटें जिसकी मानी जा रही थी, चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, या फिर अन्य इंडिपेंडेंट जहां लड़ रहे हैं, वो कमजोर माने जा रहे थे, वो कैसे अपनी तैयारी और मजबूत करते हैं, कैसे उनकी कैंपेनिंग में वो और जोर लगाते हैं ताकि वो अपनी मजबूती पेश कर सकें। बाड़मेर में फिलहाल जो सीट मुकाबला है जी। जी जी, मैं बाड़मेर के सवाल पर ही आ रहा था कि अगर अपन अलग अलग सीट की बात करें तो शुरुआत बाड़मेर से, जहां बिल्कुल। आप बिल्कुल एक तरह से, चूंकि आपका भी वही बाड़मेर है, मेरा भी बाड़मेर इलाका है, और बाड़मेर अब आपका और मेरा नहीं रहा है। इस बार का जो बाड़मेर का चुनाव है, ये राष्ट्रीय स्तर पर हॉट सीटों में शामिल हो गया। बाड़मेर की स्थितियां क्या कुछ है? देखिए, बाड़मेर में जब रविंद्र सिंह चुनावी मैदान में नहीं थे, सिर्फ ये था कि रविंद्र सिंह इस बार चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसको लेकर तमाम प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे कि रविंद्र सिंह का क्या स्टैंड होगा, क्या बीजेपी उनको मना लेगी, क्या फिर आगे बीजेपी में वो समर्थन करेंगे और आगे वो लगातार इस राजस्थान में स्टार प्रचारक बनकर कैंपेनिंग करेंगे। तमाम प्रकार के कयास थे, लेकिन रविंद्र सिंह की फिर एक यात्रा, औरण यात्रा निकलना, देव दर्शन यात्रा निकला और फिर बाड़मेर जिला मुख्यालय पर एक सर्व समाज की बैठक बुलाकर वहां ये ऐलान कर देना कि मैं चुनावी मैदान में हूँ, लाठा रहा, आप सब मेरे साथ रहना। तो ये घोषणा होने के बाद सब जो राजनीतिक घराने हैं, चाहे बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो सबकी नजर बाड़मेर पर हो गई। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सीयू के विधानसभा का जो चुनाव था वो उनके सामने उदाहरण था। सीयू में रविंद्र सिंह ने चुनाव लड़े, तब कई प्रकार की बातें थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने जो बहुत ही कम मार्जिन से अपना चुनाव निकाला था। हालांकि बातें अभी ये भी हैं कि ये लोकसभा क्षेत्र है, लंबा से क्षेत्र है, 2600 बूथ है यहाँ पर, जो 3 जिले हैं और करीब 500 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो फैला हुआ है। तो यहाँ संघर्ष करना पड़ेगा। रविंद्र पास बूथ स्तर तक जो कार्यकर्ता होते हैं, चाहे कांग्रेस के हैं चाहे बीजेपी के, वो नहीं है। हालांकि वो अगर कार्यकर्ता नहीं होने के बावजूद भी जो उनकी जो टीम है, उनके साथ काम करने वाले यूथ हैं, वो बड़ी मजबूती से पूरा मैनेजमेंट संभाले हुए हैं। वहीं रविंद्र सिंह के अलावा की अगर बात करें कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मेदा राम की, तो उम्मेदा राम ने जो 2 बार चुनाव विधानसभा के लड़े थे, 18 हो या 23 हो, और दोनों बार बहुत ही कम मार्जिन से वो हारे, उसकी सिंपैथी जो है वो उनके लिए काम कर रही है। उनका सबसे दूसरा प्लस पॉइंट अगर बात करें तो हरीश चौधरी, जो पूर्ववर्ती सरकार में मिनिस्टर थे और अब बायतू के विधायक है, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, उनकी जो टीम और उनका जो मैनेजमेंट है वो उम्मीदवार के लिए जो है संजीवनी साबित होगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ बाड़मेर जैसलमेर की कांग्रेस की एकजुटता,
हमने देखा विधानसभा में, चाहे जैसलमेर के पोखरण विधानसभा की बात कर लो, जैसलमेर प्रॉपर की बात कर लो, शिव की बात कर लो, बाड़मेर की बात कर लो, चौटन में भी मनमुटाव था। आप उधर चले जाओ, गुड़ामलानी में भी स्थितियां देखने को मिली। सिवाना में बगावत कर ली कांग्रेस के नेता सुनील परियार ने, और एक ले दे के जो बचा था, जहां पर कुछ नहीं था, सब सामान्य था, वो था बायतू और पचपदरा। लेकिन इन चुनाव में एकजुटता नजर आ रही है। हालांकि दबी जुबान से कहीं कहीं कुछ चीजें सामने आ रही है, लेकिन कैमरे के सामने, पर्दे के सामने किसी प्रकार का मन मुटाव या किस प्रकार की ऐसी जो बात है वो नहीं दिख रही है। तो ये कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट होगा। और वही बात अगर बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी की करें, तो कैलाश चौधरी जैसलमेर फकीर परिवार भी साथ में है। बिल्कुल। आप देखिए, फकीर परिवार और रूपाराम के बीच में जो चीजें थी, कल परसों जो उनके भाई हैं, शाले मोहम्मद के भाई, उन्होंने एक बयान दिया था कि हम कांग्रेस एकजुट है और इस तरीके से करेंगे। तमाम प्रकार की तस्वीरें जो सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है, वहां के लोग जो दिखने को मिल रहे हैं, तो अभी जो बाहरी तौर पर यही लग रहा है कि सब एक हैं। और चुनाव में यही माहौल होता है कि बाहरी तौर पर जो दिखता है उसी का ही फायदा होता है। अंदरूनी आप लोग क्या करते हैं वो अंदर की बातें होती है, लेकिन बाहरी तौर पर एक समाज को, एक वोटर्स को मैसेज दिया जाता है कि भाई अगर हम इनके समर्थक है, हम एक हैं, तो फिर हम लोग जो है वो उनके साथ हम लोग भी हो जाए। तो कहीं ना कहीं बाहरी तौर पर एक होना इनके लिए फायदेमंद साबित होगा। कैलाश चौधरी की मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि दोनों की बात कर ली, और अगर तीसरे की बात नहीं हो तो यहाँ बाड़मेर जैसलमेर के लोग हैं निसंदेह, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो कैलाश चौधरी की बात कर ले, तो कैलाश चौधरी को सबसे पहले जो टिकट मिली, बीजेपी ने उनका अपना प्रत्याशी जो बाड़मेर जैसलमेर से, सबसे पहले कांग्रेस उस समय तक तय नहीं कर पाई थी, रविंद्र सिंह का स्टैंड क्लियर नहीं था, तो बीजेपी को उसका फायदा जो होना चाहिए था, कैलाश चौधरी को सबसे पहले टिकट देना, उसके बाद से एक्टिव, वो कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि ये लोग तमाम प्रयासों में लगे थे, अलग अलग चीजें उनके समीकरण बिठा रहे थे। ऐसे में उन कांग्रेस ने एक टिकट भी दे दी और रविंद्र सिंह ने ऐलान भी कर दिया। हालांकि अब जो बीजेपी की स्थिति है वो सुधार हो रही है, दिन ब दिन बीजेपी जो है वो सुधार की स्थिति में जा रहे हैं। और अगर आज के दिन की बात करें तो आप देखिए कि बीजेपी के तमाम यहाँ के जो विधायक हैं, चाहे के विश्नोई हैं, मंत्री राजस्थान सरकार के, वो पूरी अपनी मेहनत ताकत झोंके हुए अपने क्षेत्र में, जो आप जैसलमेर से छोटू सिंह की बात करो, सिवाना से हमीर सिंह की बात कर लो, बाड़मेर से लोकल जो है डॉक्टर प्रियंका चौधरी जो निर्दलीय विधायक बनी थी, उन्होंने भी बीजेपी को समर्थन दे दिया, और वो पूरी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। इसका कितना फायदा होगा ये देखने वाली बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई, तो कहीं ना कहीं उसका भी असर हुआ है। सभा के उसके बाद बाद ही मोटे तौर पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बना है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी के यहाँ बाड़मेर में सभा हुई, और उसके बाद से एक माहौल जो बना, और जो तमाम जो नेता हैं उन्होंने जो कोशिश की, सीएम भजनलाल जो है यहाँ पर 2 दिन के लिए रुके और एक एक लोगों से मिले, समाज के वरिष्ठ लोगों से मिले, तो निसंदेह बीजेपी को इसका फायदा हुआ है। अब ये फायदा देखिए, मैं बहुत ही ये मानिए कि बाड़मेर जैसलमेर के लिए बहुत ही मैं गहरी बात बताने जा रहा हूँ कि ये फायदा जो बीजेपी का हो रहा है, बीजेपी के वोटर्स का जो शिफ्टिंग हो रहा है, ये फायदा बीजेपी अपने लिए कर पाती है या फिर इसका फायदा सीधा सीधा कांग्रेस को जाता है, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। हालांकि दिन अभी काफी पड़े, जैसा आपने बताया स्टार्ट में कि अभी 5 दिन का थोड़ा कैंपेनिंग थोड़ा समय बचा थोड़ा है। थोड़ा मैं चाहूंगा इस बात को आप डिटेल करें, क्योंकि जो सामान्य ऑडियंस है वो समझ नहीं पाया। आपने कहा है कि बीजेपी की जो हाइट बढ़ रही, कैंपेन की हाइट बढ़ रही है, पीएम मोदी की रैली के बाद जो हालात बिगड़े हैं, क्या कहीं इसका कांग्रेस को फायदा नहीं बने? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिएगा। बिल्कुल। देखिए, हम जानते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी जो हैं वो शुरू से ही कहते रहे कि मेरी विचारधारा जो है वो भाजपा से जुड़ी हुई है, या मैं राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति। उन्होंने भाजपा ज्वाइन भी की थी, हालांकि ज्यादा दिन तक वो भाजपा में रहे नहीं। अब रविंद्र सिंह के साथ जो वोटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि वो बीजेपी के मूल वोटर्स रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि बाड़मेर में मूल ओबीसी, बाड़मेर जैसलमेर की जो है वो मूल ओबीसी जो है वो कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह के साथ है। तो हमेशा से ही मूल ओबीसी के जो वोटर्स है वो अधिकांश बीजेपी के साथ रहे हैं। या फिर अन्य वोटर्स की बात करें तो बीजेपी के जो मूल वोटर्स हैं, जो हमेशा से माने जाते रहे हैं, वो रविंद्र सिंह के खेमे में ज्यादा इन दिनों है। अब भाजपा जो सीधे वोटर्स को साध रही है, वो इन वोटर्स को साधी कि अपने मूल वोट हैं उनको वापस अपनी ओर लाया जाए। तो ये अगर वोट शिफ्ट होते हैं, और मार्जिन रविंद्र सिंह और उम्मीदवार राम के बीच में अगर टक्कर मान ले, वर्तमान की अगर आज की स्थिति को देखते हुए, तो ये टक्कर जो है, रविंद्र सिंह के वोट बीजेपी की तरफ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी टक्कर जो है वो कम हो जाएगी उम्मीदवार राम बेनीवाल की। क्योंकि उनके जो मूल वोटर्स हैं वो कहीं शिफ्ट नहीं हो रहे थे। कांग्रेस के जो वोटर्स हैं वो कहीं ना तो कुछ से अपन कह सकते हैं परसेंटेज और रविंद्र सिंह की तरफ जा सकते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ जाते हुए कहीं नजर नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं उससे ये जो वोटर्स है उसमें वोट में जो है वो आप मानिए कि भाग हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा होता।
नजर आ रहा, लेकिन भाजपा पूरी तरीके से ये कर रही है कि हम लोग इस सीट को कैसे निकाले। हमने कैलाश चौधरी से बात की, तमाम यहाँ के बीजेपी के लीडर्स से उन्होंने बात की, वो इतने आश्वस्त नजर आ रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी जीत फाइनल हो। जो अब किस तरीके से उनके आगे कैंपेनिंग होगी, कैसे उनकी रणनीति होगी और क्या जो है अंदर अंदर की पूरी रणनीति चल रही है, वो बड़ी रोचक बात होगी जी। तो एक मैं सिंपल भाषा में कहूं तो आपके कहने का आकलन यह है कि मौजूदा वक्त में जो मुकाबला है, मुख्य तौर पर मुकाबला जो नजर आ रहा है वो कांग्रेस और निर्दलीय के बीच में नजर आ रहा है, और अगर बीजेपी मजबूत होती है तो वो निर्दलीय का वोट तोड़ेगी और इससे कांग्रेस को फायदा होगा। नहीं, ये भी हो सकता है। देखिए ये, क्योंकि समय अभी काफी, एक ये नहीं है कि भी आज कल या परसों वोट है और वैसे में क्या होगा। अभी खूब अच्छा, क्योंकि आज की तारीख का 19 तारीख तक का इंतजार किया जा रहा था कि 19 का जो फर्स्ट फेज के इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद बीजेपी किस तरीके से, निसंदेह बीजेपी पिछले कुछ दिनों की बात करें, प्रधानमंत्री की यहाँ सभा हुई, उसके बाद की जो उनकी कैंपेनिंग है, उनका जो प्रचार है, उनका काम करने का तरीका है, वो बहुत ही बेहद उसमें सुधार आया है। और वो लगातार अब कई सारे वोटर्स ऐसे हैं जो अभी साइलेंट है, वो ये अभी खुलकर सामने नहीं आ रहे कि हम इस बार जो है किस तरफ जाएंगे। तो उसका भी फायदा किसको होगा, ये देखने वाली बात होगी। आज की स्थिति में ये कहना कतई ठीक नहीं है, जल्दबाजी होगी कि कौन जो है टक्कर में है और कौन जीत पा रहा है या कौन मजबूत है। अभी 12 सीटों का इलेक्शन खत्म हुआ है, तो बीजेपी की पूरी मशीनरी बाकी बची हुई केवल 12 सीटों पर लगेगी, तो माहौल बिल्कुल। बदलेगा, जाहिर सी बात है। चलिए, बाड़मेर से सटी हुई सीट है जोधपुर, और मारवाड़ के लिहाज से अगर कहें तो जोधपुर के चुनाव परिणाम मारवाड़ की पॉलिटिक्स की दिल्ली में मौजूदगी काफी कुछ तय करती है। जोधपुर का माहौल क्या लग रहा है? बिल्कुल। पिछले दिनों मैंने देखा कि आप भी यहाँ थे और हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं। हमने जोधपुर को बहुत ही नजदीक से कवर किया, क्योंकि हम जोधपुर की एक एक विधानसभा पर हमारी टीम पहुंच गई और हमने खुद ने वहां पर जाकर के देखा। तो जोधपुर में शुरुआत की बात करें तो गजेंद्र सिंह भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, तीसरी बार उनको टिकट मिली है। रास्ता केंद्र सरकार के जो कैबिनेट मंत्री रहे। वहीं करण सिंह उचियाड़ा को कांग्रेस की टिकट मिली, वैभव गहलोत को पिछली बार टिकट मिली थी, और करण सिंह को टिकट मिलने के बाद एक बार तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो मजबूती से अपनी कैंपेनिंग करते दिखे। उनकी जो बातें, उनका भाषण, वो काफी लोगों को भाने लग गया था। लेकिन अब धीरे धीरे पिछले कुछ दिनों की बात करें, जैसा मैंने बाड़मेर के बारे में बताया कि बीजेपी जो है वो मजबूत हुई है, तो वहां करण सिंह धीरे धीरे जो है वो कमजोर होते नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ जो उनके बयान थे, वो सीधे सीधे जनता को प्रभावित कर गए। मैं शुरुआती बात बताऊंगा कि उन्होंने कहा कि मैं सोने की सीढ़ियां बना दूंगा सीढ़ियां। राम मंदिर तक। हाँ, वो उन्होंने हालांकि किस वे से कहा था वो अलग था, लेकिन उसका जो अर्थ जनता के बीच में एक मैसेज गया है कि ये तो क्या कर रहे हैं हमारे साथ, जो है कहीं ना कहीं उन लोगों ने उनकी भावना से और आस्था से उस बयान को ले लिया। दूसरा, उन्होंने एक बयान दिया कि अगर मुझे 5 दिन के लिए जल शक्ति मंत्री बना दे तो मैं नहर ले आऊंगा या नहर बनाऊंगा। अब उनके इस बयान को जब भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया, दूसरे लोगों ने, मीडिया हाउसेज ने उस बयान को डाला है, तो उसके नीचे कमेंट बॉक्स आप पढ़िएगा, लोग ये लिख रहे हैं कि 5 दिन के अंदर घर के आगे जो नाली टूट जाती है वो नहीं बनती है, तो आप नहर कैसे बनाओगे। ये काफी उनके लिए एक बार कल एक बयान दिया था। हालांकि अभी तक बयान जो है वो चर्चाओं में है। प्रधानमंत्री और चाय को लेकर एक बयान भी उन्होंने कल दिया था, उसको लेकर भी काफी चर्चा है। कल एक वीडियो जारी हुआ, आपने देखा कि करण सिंह उचियाड़ा है वो एक जोधपुर शहर में एक पार्क में गए और वहां पर धर्म विशेष को लेकर के बातें की गई। तो इन दिनों जो है वो करण सिंह को अब और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, और यहाँ पर जो गजेंद्र सिंह है वो दिन ब दिन काफी मजबूत होते जा रहे हैं। और जो कुछ बातें की जा रही थी यहाँ, अब गजेंद्र सिंह जो है मजबूत स्थिति में है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये करण सिंह अपनी और किस तरीके से कैंपेनिंग करती हैं, कैसे लोगों के साथ जुड़ते हैं, कैसे अपने तमाम नेताओं का, अशोक गहलोत का, कैसे वो अपने गृह जिले से फायदा लेते हैं। जोधपुर जिले की अगर अपन 8 विधानसभा सीटों की बात करें, तो एक जो मेरा ऑब्जर्वेशन देखने को मुझे मिला कि सबसे ज्यादा चैलेंज जो गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए आज से महीने पर पहले देखा जा रहा था, वो शेरगढ़ और पोखरण एरिया में देखा जा रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से शेरगढ़ में बाबू सिंह राठौर ने मोर्चा संभाला है और लगातार बैठकें करके पूरी तरह से एकजुट होकर के बीजेपी लगी, क्योंकि शेरगढ़ में विधानसभा चुनाव के समय भी बीजेपी गुटबाजी का शिकार थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से वहां भी एकजुट नजर आ रही है। और 3-4 दिन पहले जो एक कार्यक्रम हुआ है जो हरियाणा से शुरू होता है, फलसून, राजमाथाई और भैंसड़ा, जहां पर प्रतापपुरी जो पोखरण के स्थानीय विधायक है महंत प्रतापपुरी और गजेंद्र सिंह शेखावत का हाथी पर बिठा करके जनता स्वागत करती है, और ये जो रूट था वो एकदम से पोखरण के बदले हुए माहौल को दिखा रहा है। तो ये जो 15 से 20 दिन के अंदर
जो शेरगढ़ और पोकरण का माहौल बदलना, और फिर पिछले एक सप्ताह से जो अलग अलग समाजों की बैठकें होकर के गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में, जैसे 4 दिन पहले जाट पंच पटेलों की एक सभा हुई, उसमें समर्थन का ऐलान किया गया। कल फलोदी में जी। भील समाज की एक सभा हुई और समर्थन का हम्म। ऐलान किया गया है। क्या इसका ग्राउंड पर आपको इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक उदाहरण के साथ ये चीज़ें बताना चाहूँगा कि हम जब से लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ है, उसके बाद से तमाम जो भाजपा के लोग थे, कहीं न कहीं बागी होकर के उन्होंने चुनाव लड़ा हो या फिर उन्होंने जो है वो बगावत की हो, किसी और का साथ दिया हो, उन तमाम लोगों को भाजपा मनाने के लिए लग गई थी। सीएम भजनलाल खुद ने ये टास्क लिया था और कई लीडर्स को जो है उन्होंने मनाया, उनका समझौता करवाया। मैं उदाहरण के तौर पर कुछ नाम भी लेना चाहूँगा, जैसे चित्तौड़गढ़ में चंद्रभान सिंह आक्या, वो उनके साथ हो गए, सीपी जोशी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। अलग-अलग जगहों पर जी। कई सारे नाम हैं और इसमें से एक नाम बाबू सिंह राठौड़ का भी था, जो गजेंद्र सिंह शेखावत से नाराज थे। हालाँकि वो पार्टी से बगावत नहीं की, शेरगढ़ से चुनाव लड़े और जीते भी और पार्टी के लिए वो समर्पित रहे, हमेशा से इस प्रकार की उनकी एक पहचान रही है। लेकिन गजेंद्र सिंह से उनकी जो है वो कहीं न कहीं नाराज़गी ज़ाहिर होती थी, चाहे एक सभा जो हुई थी एक शेरगढ़ में, जहाँ पर उनको माइक उनसे छीनना, ये तमाम प्रकार की बातें हुई। और उसके बाद से बाबू सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह की जो समझौता हुआ या दोस्ती कहें, वो सबसे बड़ा उदाहरण भाजपा के लिए मजबूती का है। क्योंकि पहले मनमुटाव और फिर राजीपा, और राजीपा ऐसा कि ऐसा लगे कि इनका कभी किसी प्रकार की चीज थी नहीं, और बहुत ही बेहद तरीके से उन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन जो हुआ है। आप देखिए, बाबू सिंह तो मन से यहाँ तक कह चुके हैं कि मैं नागड़ी की माँ का भक्त हूँ। मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं दिल और जान से, और मैंने एक इस पर एक कंटेंट भी बनाया था, एक स्टोरी भी की थी। मैंने कहा, आज के समय अगर राजनीतिक दोस्ती सबसे कहीं ज्यादा दिखती है तो बाबू सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में दिख रही है, और ए, इसका असर ए, ए, पोखरण में भी हुआ। जी। एक बात मैं बीच में काटते हुए कहना चाहूंगा। अभी 4 दिन पहले मेरी दिल्ली में किसी पत्रकार से फोन पर बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि बाबू सिंह राठौड़ और जसवंत सिंह बिश्नोई, इन दो नेताओं का नाम लेते हुए कहा है कि वो जिस तरीके से इस बार के चुनाव में जोधपुर हम्म। लोकसभा क्षेत्र में जो मेहनत कर रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि उनके घर में बेटी का ब्याह हो। बेटी का तो ब्याह मैंने कहा निसंदेह। कि हम्म। इसके पीछे तमाम दूसरी राजनीतिक वजह भी हो सकती है, लेकिन एक वजह यह भी है कि मारवाड़ में जब नाराजगी राजीपे में कन्वर्ट होती है, हम्म। तो बहुत गहरी राजीपे टाइप की होती है। वो राजनीतिक गुणा भाग नहीं देखती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपने एकदम ठीक कहा है, और ये मारवाड़ की हमेशा परंपरा रही है। और ये राजनीतिक दोस्ती की जो परंपरा है, राजीव की परंपरा है, वो अपने आप में एक अनूठा उदाहरण बाबू सिंह राठौड़ ने दिया है। और गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से भी बिल्कुल पूरी तरीके से उनका जो है साथ जाना। और पोकरण में आपने कहा कि एक बड़ी रैली, और ये आप चाहे भैंसड़ा की बात करो, राज मथाई की बात करो, यहाँ पर जो बीजेपी के मूल वोट्स रहे हैं, और प्रतापपुरी के साथ मिलकर गजेंद्र सिंह की जो कैंपेनिंग हो रही है, आज देखिए, सबसे वीक कंडीशन जो स्थिति थी वो गजेंद्र सिंह की, वो शेरगढ़ में बताई जा रही थी। लेकिन आप परिणाम देखिएगा, अगर यहाँ पर मजबूत कहीं पर भी अगर किसी विधानसभा में जो गजेंद्र सिंह होंगे, वो शेरगढ़ उसमें से एक हो सकती है। क्योंकि आज स्थिति वहां बिल्कुल विपरीत हो गई, बिल्कुल बदल गई है। एक एक मेरा सवाल ये रहेगा कि राजपूत समाज के सामने दो तरह के नैरेटिव इस बार थे कि दोनों तरफ से प्रत्याशी राजपूत है, लिहाजा वोट का विभाजन भी हो सकता है। एक ये नैरेटिव था। दूसरा नैरेटिव ये था कि समाज एकजुट होकर के एक पक्ष में वोट करेगा और उसमें वो सत्ता के साथ में रहने का फैसला ले सकता है, या एक ऐसा लीडर जिसकी दिल्ली तक अभी अप्रोच है, उनको कंटिन्यू हम्म। करने का ले सकता है। ग्राउंड पर क्या कुछ लोगों के बीच में स्थितियां दिख रही है? देखिए, नैरेटिव पूरे देश में आप राजस्थान की अगर विशेष बात करें, तो एक नैरेटिव क्रिएट हो चुका है कि देश में मोदी सरकार बनने जा रही है। और इसके अलावा ये भी नैरेटिव है कि गजेंद्र सिंह शेखावत है, वो मोदी के जो टॉप 5 विश्वास पात्र लोग हैं, उनमें से एक है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का उनके पास अभी जिम्मा था। अब ये नैरेटिव बन गया है, ये माहौल, बातें चलना शुरू हो गई। हालांकि इसमें क्या ये सच्चाई पर कितना जाकर बैठती है, देखने वाली बात होगी भविष्य गर्भ में। लेकिन अब ये है कि गजेंद्र सिंह शेखावत को जीतने के बाद जो है वो बड़ा जिम्मा केंद्र सरकार में मिलेगा। बातें तो ये भी है सियासी गलियारों में कि हो सकता है वो वित्त मंत्री मंत्री बने, विदेश मंत्री बने, रक्षा मंत्रालय उनको दिया जाए। तो एक बड़ा जिम्मेदारी देश की गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ होगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि लोगों में कहीं ना कहीं उनके प्रति एक उम्मीद जगेगी, इतने बड़े लीडर्स हैं और सत्ता भी है उनकी। तो इसका फायदा सीधा सीधा गजेंद्र सिंह शेखावत को आज की तारीख में होता हुआ नजर आ रहा है। अब इसको डैमेज कैसे करेंगे करण सिंह उचियाड़ा, इसको किस तरीके से चुनौती लेते हैं। पिछले दिनों आप देखिए कि जोधपुर शहर में सबसे जो बड़ी कॉलोनी है, जहां राजपूत जाति के लोग जो रहते हैं, वो बीजीएस है।
करण सिंह उचियाडा ने बीजीएस में एक सभा की थी, वहां पर एक अच्छी भीड़ आई थी। और उसके बाद पिछले दिनों ही 2-3 दिन पहले ही गजेंद्र सिंह शेखावत ने उसी बीजीएस में एक बड़ी सभा की। लक्षराज सिंह मेवाड़ वहां उस सभा में थे, और उस समय लोगों का जो जोश था, वहां के जो लोग थे, उनका जो एक डेडिकेट भाव नजर आ रहा था, वो कहीं ना कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रति दिख रहा था। लेकिन बड़ा टास्क है दोनों के सामने कि वो दोनों ही एक ही समाज से हैं, और उस अपने समाज को कौन अपने पक्ष में साथ पाता है, ये दोनों के सामने एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। नागौर और चूरू सीटें मतदान खत्म होने को है। जाहिर सी बात है, ये दोनों हॉट सीट रही है, और ऐसी भी चर्चाएं हैं कि कांग्रेस हो या बीजेपी, यहां से जो जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, अब उनको बाड़मेर और इन तमाम दूसरी सीटों पर उनके समाज से जुड़े वोट बैंक को साधने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। चूरू में एक डायलॉग भी चला इस बार, मोरिया बोलेगा। आप भी घूम करके आए चूरू नागौर, किसका मोरिया बोलता हुआ लग रहा है इस बार? दोनों देखिए, सीटों बात अपन शुरुआत चूरू से करते हैं। अभी 2 घंटे का समय बचा है, नागौर में भी 2 घंटे बाद जो जब इलेक्शन तक है ये वो वीडियो मतदान ऑन एयर होगा तब तक मतदान करीब करीब खत्म हो चुका होगा। खत्म हो चुका होगा। तो चूरू में राहुल कसवा और देवेंद्र झाझड़िया दोनों आमने सामने, और दोनों ही एक ही कम्युनिटी से हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि राजस्थान में इस बार के हालांकि कई चुनाव हम देखते हैं कि जातिगत फैक्टर के आधार पर वह चुनाव होने थे, तो देवेंद्र झाझड़िया और राहुल कसवा दोनों एक ही समाज से। अब राजेंद्र राठौड़ ने वहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, और कहीं ना कहीं पराक्रम राठौड़, जो राजेंद्र राठौड़ के बेटे हैं, वो भी इस पॉलिटिकल मैदान में खुलकर जो सामने आए हैं, वो इसी चुनाव में और पूरी तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, ताकत कर अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। और वहीं राहुल कसवा के साथ जो सिंपैथी जुड़ी है, शुरुआत से उनका टिकट कटना, देवेंद्र झाझड़िया को टिकट मिलना, फिर उनके घर पर सभा होना, कांग्रेस ज्वाइन करना, और फिर चुनावी मैदान में आना, तो सिंपैथी जोरदार की उनके साथ है। अच्छी लोगों में उनकी जो है पिछले काम की, और कई प्रकार के हम लोग वहां देख के भी आए। निसंदेह हमने काफी लोगों से बातचीत की, कई लोगों से मिले भी हमने, अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में गए, शहरी क्षेत्रों में मिले। तो राहुल कसवा जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत वहां नजर आए थे। अब पिछले 3-4 दिनों में कितना बीजेपी ने अपना फील्ड वर्क किया है, कितनी अपनी मजबूती दिखाई है, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि 4 दिन पहले की मैं बातें बता रहा हूं आपको। पर आज मतदान हो गए, 4 जून को परिणाम आएगा। लेकिन सबसे अगर बात आज की तारीख में कर लें कि कांग्रेस के लिए सबसे मजबूत कोई लोकसभा क्षेत्र आज की तारीख में राजस्थान की 25 सीटों में, तो वो चूरू है। परिणाम क्या होंगे ये देखने वाली बात होगी कि भाजपा ने कैसे अपनी पूरी फील्डिंग की है, कैसे राहुल सत्ता का कसवा चीजें। सबसे ज्यादा मजबूत इसी बात में रहे कि उन्होंने पूरे इलेक्शन को राहुल कसवा वर्सेस राजेंद्र राठौड़ पर ही केंद्रित रखा। देवेंद्र झाझड़िया एग्जैक्टली को फ्रंट फुट पर आने ही नहीं दिया। किया ही नहीं, एग्जैक्टली सही कदर है। नागौर की स्थिति क्या लग रही है? नागौर मैं बता दूं मैं आपको कि क्योंकि जैसे बेनीवाल के राजनीतिक भविष्य के लिए भी ये चुनाव अहम है, और बिल्कुल, ज्योति मृधा के राजनीतिक भविष्य के लिए भी चुनाव अहम है। ज्योति मृधा पिछले 4 चुनाव हारी, चाहे लोकसभा के हो या विधानसभा के हो। उनके प्रति बिल्कुल। नागौर के लोगों में, नागौर की बेटी को इस प्रकार के प्रेजेंट करके, और नागौर के लोगों में बहुत ज्यादा सिंपैथी थी। नागौर में झूम के आए, और लोग वो भी कह रहे हैं कि नागौर के लोग भी, हमारे नेता जो हैं हनुमान बेनीवाल, इन्होंने पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, हमारे नेता हैं ये, और इनको जो है हम साथ देंगे। और कांग्रेस का गठबंधन होना, उसके बाद आप देखिए कि चाहे मुकेश भाकर हो, चाहे रामनिवास गावड़िया हो, या तमाम जो कांग्रेस के विधायक है या यूथ लीडर्स हैं, वो एकजुटता से कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल के साथ है, और उनको जिताने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। नागौर प्रॉपर की बात कर ले तो वहां पर जो है पिछली बार आरएलपी को नुकसान हुआ। खींवसर में जो बहुत कम मार्जिन से ये हारे थे। और रेवंत राम डागा जो ना खींवसर से बीजेपी से लड़े थे, वो महज 2000 वोटों से उनकी हार हुई थी। और उनका ऐसा कहना है कि हम कुछ चीजों में हमारी थोड़ी सी कमी रह गई थी, इसी कारण हम सीट हारे, और हम खींवसर में भी नहीं जीतने देते हनुमान बेनीवाल को। तो अब जो है कांग्रेस का गठबंधन कहीं ना कहीं नागौर के लिए, हनुमान बेनीवाल के लिए मजबूत पक्ष है। तो कहीं ना कहीं ज्योति मिर्धा का बीजेपी में जाना, और तमाम ये चीजें, ये नैरेटिव के बन जाना कि ज्योति मिर्धा जो है वो भाजपा में है। और अब नागौर की जो सारी की सारी पंचायत भी होगी, अपन ये अगर देसी भाषा में बात करें, तो वो ज्योति मिर्धा ही करेंगे। किस तरीके से इनके काम करवाने हैं, जनता का काम करना है, जनता की सेवा करनी है, वो करवाएंगे। तो लोग उनके साथ भी, और एक सिंपैथी भी है। कड़ा आखिर मुकाबला में है, टक्कर है, एक सीधी सवाल, जीत और या एक फिर जालोर की जी। बात करेंगे। एक थोड़ा सा इक्वेशन समझने की कोशिश करूंगा। आप नागौर में कई गांवों में, ग्रामीण इलाकों में घूम करके आए। यूपी में मैंने एक चैलेंज देखा है कि सपा बसपा का अलायंस तो कभी कभी हो जाता है, लेकिन हम्म चूंकि
ग्राउंड पर सपा और बसपा का कार्यकर्ता इतना एक्टिवली एक दूसरे के अगेंस्ट रहा हुआ होता है कि अलायंस के बावजूद वोट शिफ्टिंग नहीं हो पाती है। तो क्या नागौर में जो कांग्रेस और आरएलपी बहुत अग्रेसिवली एक दूसरे के अगेंस्ट रहे हैं, वहां क्या वोट शिफ्टिंग हो पा रही है? कांग्रेस की वोटिंग जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस का जो वोटर है, क्या वो आरएलपी के बटन पर वोट दबाएंगे? देखिए, उनके पास ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस के वोटर्स जो हैं वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, जो मूल वोटर्स रहे हैं। अब इसमें आप बात कर लीजिए कि मुकेश बाकर की मैं बात कर लूं, या उनकी बात कर लूं, मैं रामनिवास गावड़िया की बात कर लूं, या अन्य कांग्रेस के नेताओं की बात कर लूं, तो वो कभी ये नहीं कहेंगे कि, या यूं कह सकते हैं कि वो आपको अभी ये उनके ऑप्शन उनके पास नहीं है कि वो किसी और को वोट, अगर नहीं भी चाहते हो, जैसा आपने बताया कि सपा बसपा का हो गया और वो एक दूसरे के लिए कैंपेनिंग उनके कहने पर नहीं जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पास एक ऑप्शन होता है दूसरा, उनके पास कहीं और जाने का भी होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है। हालांकि बसपा से एक प्रत्याशी है, राजपूत कैंडिडेट है, लेकिन उनको ये नजर नहीं आ रहा है कि उनकी जीत नजर आ रही है। और जातिगत फैक्टर वहां पर नागौर में, जैसा बाड़मेर जैसलमेर में काम करता है, वो बहुत ज्यादा काम करता है। राजपूत वर्सेस जाट जैसी बातें कई कई जगहों पर हो जाती है। तो इसका फायदा होगा निसंदेह। हनुमान बेनीवाल इसको लेकर मजबूत हैं, क्योंकि कांग्रेस के वोटर्स जो हैं, हालांकि न्यूट्रल्स जो लोग थे, न्यूट्रल थे, जिनको आप देखना रखना था कि किनको हम वोट देंगे, उसको नहीं साध पाएंगे। वो मोदी फैक्टर काम कर पाएगा, वहां राष्ट्रवाद काम कर पा रहा है, धारा 370, राम मंदिर, तमाम मुद्दे उनके काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के जो मूल वोटर्स जो हैं, जो हमेशा कभी शिफ्ट नहीं हुए, कांग्रेस को उन्होंने वोट दिया है, तो कांग्रेस अभी उनकी बात कोई कैंडिडेट नहीं है, तो निसंदेह वो आरएलपी के साथ ही जाएंगे। अब आखिर में जालोर सिरोही की बात, जहां अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, और ये चुनाव मुझे लगता है कि अशोक गहलोत की निजी साख के लिए बहुत अहम चुनाव है, क्योंकि पॉलिटिकल इक्वेशन जो स्टेट लेवल पर बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अब स्टेट में एक नई लीडरशिप को इंप्लीमेंट करेगी, ताकि आने वाले समय में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो जोड़ी है, इनका होल्ड पूरी तरह से स्ट्रांग रहे, वो शांति धारीवाल वाली बगावत जैसी कोई और सिचुएशंस ना फेस करनी पड़े। 19 का चुनाव हारे हैं वैभव गहलोत जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ। ऐसे में इस बार का चुनाव अशोक गहलोत की व्यक्तिगत साख के लिए जरूरी है वैभव गहलोत से ज्यादा। क्या माहौल लग रहा है जालोर सिरोही लोकसभा सीट का? देखिए, जालोर सिरोही की बात समझने की कोशिश करें तो वैभव गहलोत के लिए, जैसा कि आपने बताया कि जो चुनाव है, ये चुनाव जीतना है, ये वैभव गहलोत से ज्यादा अशोक गहलोत के लिए जरूरी हो गया। और अशोक गहलोत की आप देखिए, पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि अशोक गहलोत की धर्म पत्नी है, वो चुनाव कैंपेनिंग कर रही है। वैभव गहलोत की बेटी, उनकी पत्नी, वो वहां पर है। पिछले दिन एक बयान भी आया था कि मैंने मेरा घर जो है, बाहरी और स्थानीय की बातें की जाए तो मैंने मेरा घर के यहाँ इनोग्रेशन कर लिया है, रसोई किचन का इनोग्रेशन किया, और कल से हम लोग जो है यहीं रहेंगे परमानेंटली। हालांकि कहने को बातें, लेकिन लूंबा राम चौधरी आज की तारीख में जालोर सिरोही में जो है, वो उनके प्रति एक ये सिंपैथी है कि भाजपा ने देखिए कितना एक सामान्य व्यक्ति को जो है वो टिकट दिया है, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, एकदम सामान्य परिवेश है, गांव से जुड़े हुए। उनकी पत्नी का हमारी टीम हमारे वहां गए थे, उनका कवरेज किया, उनका इंटरव्यू किया। आप वहां के लोगों ने देखा और खूब वो वायरल भी हुआ कि वो अपने खेत में जो भैंस है उनको चरा रहे हैं, उनसे दूध निकाल रहे हैं, गाँव के खेत में काम कर, तो लोगों को एक उम्मीद है। अब दूसरा, जालोर सिरोही में ये बात भी है कि पानी का मुद्दा वहां पर काफी पॉलिटिकली चर्चाओं में रहा। तो लूंबा राम चौधरी ने पानी के मुद्दे को लेकर काफी मुखरता से वहां प्रयास की, तो उनका एक प्लस पॉइंट उनके लिए भी, वो भी अच्छा होगा। अब मैं एक आपको एक अजीब रोचक चीज बताने जा रहा हूँ, जो कहीं ना कहीं जालोर सिरोही में इसका ये बात फैल भी गई है, और हो सकता है इस बात पर, अगर लोग कह रहे हैं कि वो मोदी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार में इस बार उदाहरण दिया हो, वो एक सामान्य व्यक्ति को मिनिस्टर बनाएंगे। प्रताप सारंगी आपने देखा कि केंद्र सरकार में पिछली बार जब तो कैसे सामान्य व्यक्ति को एक दिया, तो इस बार अगर लूंबाराम चौधरी को हम जिताते हैं तो इनको एक मिनिस्टर बनाएंगे, इनको अच्छी जगह मिलेगी। तो वो उम्मीद लगाए हुए हैं लोगों में। और पूरे आप देखिए कि पूरे राजस्थान के 25 जो कैंडिडेट हैं, उनमें से शादी की सबसे ज्यादा कहीं झलकती है तो लूंबाराम में झलकती है। तो एक ये बात भी है कि उनको ये उम्मीद भी है जालोर सिरोही के लोगों को। और दूसरा, सिरोही को पहली बार मौका मिला तो सिरोही वन वे है। और दूसरा आप देखिए, सांचौर में जो बगावत हुई और उसके बाद जीवाराम वहां से विधायक बने, तो वो पूरी प्रखरता से जो है वो कैंपेनिंग बीजेपी के लिए कर रहे हैं जीवाराम और आज की तारीख दानाराम में। दोनों लगे हुए हैं। जी,
तो आज की तारीख में काफी मजबूत जो है वो लुम्बाराम नजर आ रहे हैं। हालांकि वैभव गहलोत, अशोक गहलोत, उनकी टीम पूरी कांग्रेस की एकजुटता जो है वहां जालोर सिरोही में देखने को मिल रही है। संयम लोढ़ा की बात कर लो, चाहे आपके जो पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार के थे कांग्रेस सरकार में, सुखराम विश्नोई सुखराम विश्नोई की बात कर लो, या फिर रतन देवासी की बात कर लो, तमाम जो लीडर्स हैं वो पूरी मेहनत कर रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी के लिए भी काफी चुनौती इस प्रकार की मेहनत करना, पूरे सीएम के बेटे के सामने चुनाव लड़ना और पूरी तरीके से कैंपेनिंग करना। लेकिन आज की तारीख में जो है वो लुंगा काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। चलिए, तो ये बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू और जालोर सिरोही लोकसभा सीट का गणित था। हमने अशोक शेरा जी से ये समझने की कोशिश की कि आज की तारीख में अगर देखें, जहां चूरू और नागौर में वोटिंग हो चुकी है, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर सीटों पर मतदान होना भी बाकी है, करीब 5 दिन का समय बचा है, वहां पर पॉलिटिकली स्थितियां क्या कुछ नजर आ रही है, क्या कुछ वहां पर इक्वेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं, जनता में माहौल क्या है, इसको लेकर के बातचीत की वरिष्ठ पत्रकारों के साथ अलग अलग लोकसभा सीटों को लेकर के हमारा डिस्कशन यूं ही जारी रहेगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।